नदियों पर जीवन है, नदियों में जीवन है। कोसी वो नहीं जिसे लोग समझाने की कोशिश करते हैं। कोसी जिंदगी है, कोसी जीवन शैली है, कोसी जन जन की पुकार है। हिमालय की लगभग 7,000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर कोसी नदी अपनी अविरल यात्रा शुरू करती है। कोसी एक यूनिक जियोमॉर्फिक सिस्टम मानी जाती है। इसके कई वजह हैं। एक तो कि इसकी ये जो रिवर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से करीब 150 किलोमीटर 200 साल में इस नदी ने मूव किया है ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा कोसी ने बिहार के प्लेन्स में बहुत बड़ा फैन बनाया है जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव फैन कहलाता है। कोसी में बहुत सारे इंटरवेंशंस भी हुए हैं लास्ट 40-50 सालों में। एक बराज बना, एक एम्बैंकमेंट्स बने हैं दोनों तरफ, और इन इंटरवेंशंस की वजह से कोसी की जो नेचुरल प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई है। तो इसकी वजह से बहुत सारे रीचेस जो हैं कोसी के अलोंग वो बहुत वल्नरेबल हैं। वहाँ पे बांध टूटते हैं, वहाँ पे नदी जो है मूव कर जाती है, वहाँ पे उसकी वजह से फ्लड्स आती है। तो इस तरह की जो स्ट्रीम इवेंट्स हैं, जो लार्ज प्रोसेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं कोसी के सिस्टम में, और वो इन टर्न जो है वो इकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। तो इसी वजह से ये जो जियोमॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी की जो लिंकेज है उसको बहुत ज़रूरी है समझना। और चूंकि ये कोसी बहुत यूनिक इकोसिस्टम है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सस्टेन करने के लिए सारे जो फ्यूचर में हम किस तरह से इस नदी को मैनेज करेंगे, उनको इस लिंकेज को समझना बहुत जरूरी है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए यह सप्तकोशी महाकोशी या कोसी हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। महाभारत में इसका जिक्र कौशिकी नाम से मिलता है। बिहार में भीमनगर के रास्ते कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। सुपौल जिले के भीमनगर से सहरसा जिले के महिषी गांव होते हुए कोसी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई फनगो हॉल्ट तक लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से अवसाद के रूप में बालू, कंकड़ इत्यादि अपने साथ ले आती है। हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने तक के सफर में कोसी नदी जलीय जीवों जैसे कोसी डॉल्फिन, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पंछियों और मानव जाति को अपनी जीवंत धारा से जीवन प्रदान करती है। कोसी की विभीषिका से मुक्ति के लिए भारत और नेपाल के सरकारों ने कुछ उपाय किए थे। नेपाल के बीरपुर इलाके में पहुंचने पर कोसी का विकराल स्वरूप भी दिखा। कोसी नदी के ऊपर सन 1958 और 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बने हुए हैं, जिन्हें नियंत्रित करने का काम भारतवर्ष के अधिकारीगण करते हैं। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए
पूर्वी और पश्चिमी तटबंध बनाया गया। दोनों तटबंधों के बीच की दूरी 8 से 11 किलोमीटर है। गाद अवसादित होने के परिणाम स्वरूप नदी का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो यह 15 से 25 फीट ऊंचा हो गया है, जिससे बांध के बाहर खेतों की सतह में जल जमाव की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वैसे यह जल जमाव कई बार फायदेमंद भी होता है। एक अलग तरह का इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। स्थानीय किसान इसमें मखाने की खेती करते हैं। मछली और कछुआ भी अच्छी संख्या में रहते हैं। कोसी बराज के बाद कोसी का पानी नीचे उतरते हुए तेज गति से आगे बढ़ती है। बराज के बाद पानी का फैलाव बढ़ जाता है। सुपौल तक कोसी का स्वरूप बड़ा दिखाई देता है। सुपौल क्षेत्र में कोसी किनारे रहने वाले ज्यादातर लोग वैष्णव हैं। इलाके में मछली का शिकार न के बराबर होता है, इसलिए यहां मछलियों की तादाद अच्छी खासी है। क्योंकि यहाँ वैष्णव लोग बहुत ज़्यादा है, मछुआरा बहुत कम है, मछुआरा नहीं के बराबर है। तब अभी सबसे छोटा जात जिसको कहता था, दुसार, चमार, मुसार, बांतर, टोटल परिवार सब वैष्णव हो गया है। चमार यहाँ नहीं मिलेगा माल उठाने के लिए। यहाँ कोसी पतली पतली कई धाराओं में बंट जाती है। गहराई कम होने से ये पतली धाराएं कई तरह की वनस्पतियों को सिंचित करती हैं, जैसे कास, झउआ, पटोरी जैसे वनस्पतियां कई तरह से उपयोगी हैं। कुछ तो मिट्टी को बांधे रखने में भी मददगार होती हैं। कोसी की पतली धाराएं खेतों को भी अच्छी तरह सिंचित करने का काम करती हैं, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। इन धाराओं के किनारे पंछियों का बसेरा दिख जाता है। वनस्पतियों, खेतों और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच नदी का किनारा बहुत ही सुंदर और रमणीय लगता है। यहां कई प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। शीतकालीन प्रवासी पंछियों का बसेरा भी होता है। पेड़ों पर कई घोंसले भी दिख जाते हैं। पतली धाराओं में मिलने वाली मछलियों के कारण पक्षियों की आवक कुछ ज्यादा ही रहती है। गांव वालों के लिए भी कोसी की पतली धाराओं में आवागमन का सुलभ साधन हो जाता है। जैसे जैसे कोसी सहरसा जिले में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, कोसी की चौड़ाई कम हो जाती है तथा गहराई भी कम हो जाती है। इसकी प्रवाह थोड़ी स्थिर हो जाती है। कोसी के कारण सुपौल जिला में दोनों बांधों के बीच की भूमि का स्वरूप तेजी से बदलता रहता है, लेकिन सहरसा इलाके में ऐसा कम होता है क्योंकि पानी का प्रवाह थोड़ा कम है। कोसी के जलीय जीवों में विभिन्न प्रजातियों की मछलियां और कछुआ प्रमुखता से हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है डॉल्फिन। कोसी के जलीय जीवों में डॉल्फिन के प्रति लोगों में अपार प्रेम और श्रद्धा है। सुपौल जिला में इसे स्थानीय लोग भगीरथ भी बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सोंस को वे भगीरथ क्यों बुलाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह गंगा पुत्र है और इसे गंगा का वाहन भी माना जाता है। शायद इसीलिए इसे भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ उसको इसलिए कर कहते हैं, वो मच्छी खाते हैं, किसी पर वार नहीं करते हैं, उसलिए उसको भगीरथ कहते हैं। उसका नाम है भगीरथ। जिंदा मछली भी खाता है, मरल नहीं खाता है।
चलता भी तो आगा में चलता है पानी तरी तर, छीटा आ जाता है तो 10 बेर पंखा झाड़कर फिर पानी में गिर जाता है। कोसी के सहान छी। सहान छी ओ भादवो महीना रहै छै, आइयो काल्हि छै, उगै छै सू करैत रहै छै, उगल आ डूबल, उगल आ डूबल। वो तो वही है जो सोच उगता है तो हम लोग पूछते हैं जो मछली पकड़ लिया फिर डूब जाता है, अब फिर वो कहाँ जाता है क्या करता है इसके बारे में हमको तो नहीं है जानकारी। इसमें मछलियों की कई प्रजातियों के साथ साथ कई प्रजातियों का कछुआ भी पाया जाता है। कोसी में पाई जाने वाली स्तनधारी डॉल्फिन की अच्छी खासी संख्या है। यह भारत की नदियों में पाई जाने वाली एकमात्र स्तनधारी जीव है, इसलिए इसे सांस लेने के लिए एक कम ही अंतराल में समय समय पर पानी के भीतर से निकलकर ऊपर सतह पर आना होता है। इनको सांस लेने के लिए हमेशा ऊपर आना पड़ता है, और आप देखेंगे ये हमारे ही तरह जो है सो ये स्तनपायी प्राणी है, मैमल्स है। ये मछली की तरह दिखता है लेकिन मछली नहीं है। लंबी थुथुनों से सांस लेने के दौरान दूर दूर तक सू सू की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोग शायद इसी कारण डॉल्फिन को सोंस भी बुलाते हैं। कोसी नदी में मछलियों की भरमार की वजह ही है कि यहां छिछले पानी से लेकर गहरे पानी तक में डॉल्फिन शिकार करती देखी जा सकती हैं। कोसी के तट पर रहने वाले लोगों के बीच डॉल्फिन यानी सोंस के बारे में जानकारी बहुत ही कम है। उनके बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन्हें सोंस के जीवन चक्र की कोई खास जानकारी नहीं है। सोंस के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। सब दिन कोसी में देखते आए हैं, लोग बोलता है देहाती भाषा की ये सोंस है। डॉल्फिन प्रजाति का भी कहता है कि ये जीव जंतु है। पुरानी कहावत के अनुसार कि जो गंगा जो धरती पर आया वो कौन लाए, भगीरथी गंगा है क्या है, तो वही अपना जो है एक रूप में जो है उसमें रहते हैं। इसलिए धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग जो है न मारने देते हैं न मारते हैं। सोंस बहुत कम रहता है, कहीं कहीं जगह पे जगह है। सोंस तो ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ उसका रख रखाव हो जाता है, और उसका रहने सहने का स्थिति क्या है इसके संबंध में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। यानी सोर्स पर जो है ना हम लोग आम आदमी देखते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते। एक सेकंड के लिए उगते हैं फिर वो डूब जाते हैं, गौर नहीं करते हैं। ऐसे है, बहुत दिन से जन्म से ही देखते हैं, तो जन्म से जो चीज़ जहाँ पे लोग देखता है तो उस पर गौर नहीं करता है कि भाई तो यहाँ है ही। आँख है उसको, आँख नहीं दे तो देखता है कैसे? मछली को कैसे देखता है पानी में कि वो भाग रहा है तो उसको पीछे करेंगे? आँख है, अंधा रहेगा तो वो क्या देखेगा दुनिया को? हाँ? बहुत कम लोगों को पता है कि डॉल्फिन देख नहीं सकती। यह इकोलोकेशन यानी प्रतिध्वनि निर्धारण और सूंघने की अपार क्षमताओं से अपना शिकार और भोजन तलाशती है। आँख का छिद्र भी पिन होल आई है। जैसे कागज में हम पिन से छेद करें तो बहुत छोटा होगा, वैसा छेद होता है इसका आँख का, इसलिए जल्दी दिखता नहीं है बाहर से। और अंदर में भी जो बॉल है वो बहुत छोटा है, और इसमें क्रिस्टलाइन लेंस नहीं है, इसलिए ये इमेज नहीं फॉर्म कर सकती है। तो लाइट एंड डार्क में डिफ्रेंशिएट करती है ये, इसलिए श्रुति श्रवण जो करते हैं ये प्रतिध्वनि सुन करके इकोलोकेशन से इसका काम चलता है। यह एक मांसाहारी जलीय जीव है जो केवल छोटी मछलियों को खाती है। भोजन में छोटी मछलियां, ये बड़ी मछली को अटैक तो करती है, दांत भी मार देती है, बड़ी मछली मर भी जाती है कई बार, लेकिन उसको काट नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, क्योंकि इसके जो दांत हैं वो सुई के जैसा है, प्रीहेंसाइल टीथ कहते हैं। तो वो केवल पकड़ने के लिए काम आता है मछली को, अब पकड़ के निगल जाती है। तो इसका एनिमल इतना बड़ा है कि हम लोग आदमी से भी बड़ा है, 2.6 मीटर है, करीब 9 फीट का हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि गला इसका इतना छोटा है कि वो यूजुअली 10 सेंटीमीटर से बड़ी मछली नहीं खा पाती है। मादा डॉल्फिन की औसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है।
गंगा के डॉल्फिन में मादा की लंबाई ज़्यादा है नर से। मादा की मैक्सिमम लंबाई 2.6 मीटर और नर का मैक्सिमम लंबाई 2.1 मीटर। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। यह प्राचीन जीव लगभग 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद है। माइथोलॉजिकल समय से अगर हम देखें, पौराणिक जमाने से, तो गंगा अवतरण के साथ ही गंगा में डॉल्फिन और अन्य जीव जंतु आए हैं, क्योंकि वहां कहा गया है कि राजा भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे और पीछे गंगा बहती हुई और उसमें उछलते कूदते डॉल्फिन, कछुए और मछलियां। तो इससे जाहिर होता है कि जब से गंगा है तब से डॉल्फिन है यहां। सन ऑफ रिवर कहे जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सम्राट अशोक के स्तंभ लेख संख्या 5 ने 246 ईस्वी पूर्व में गंगा और इसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक ने राज्यादेश जारी कर डॉल्फिन, जिसे पाली में पापुता कहते हैं, के शिकार पर रोक लगा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। वर्ष 1996 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी डॉल्फिन को विलुप्त प्राय जीव घोषित कर चुका है। कोसी के मार्ग में आने वाले सुपौल और सहरसा में कोसी के दोनों किनारों पर हरियाली और मछली पकड़ते मछुआरे दिख जाते हैं। कोसी के पूर्वी और पश्चिमी बांध के बीच जलधाराओं पर डॉल्फिन उन्मुक्त विचरण करती दिख जाती हैं। डॉल्फिन को देखने का इंतजार उबाऊ जरूर था, पर सुखद एहसास भी दे रहा था। जब सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा कोसी नदी को लाल चादर से ढक लेती है और उस बीच डॉल्फिन का दीदार मन को मोह लेता है। सुपौल जिला में कोसी के तटों पर रहने वाले और खेती करने वाले किसान ज्यादातर लोग वैष्णव हैं, लेकिन सहरसा में ऐसा नहीं है। नदी में मछलियों की बहुतायत यहां के मछुआरों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। बांध पर हाट बाजार में कोसी में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजाति की मछलियां देखने को मिलती हैं। हाट बाजार में बेफिक्र हलचल अलग सुकून देती हैं। बाढ़ के दिन बीत जाने के बाद खेती से किसानों की आमदनी होती है। यह आमदनी हाट बाजार की रौनक को बढ़ाती है। दूर सुनसान इलाकों में नदी के किनारे बांधों पर इस तरह की भीड़ को देखकर शायद किसी के मन में यहां आने को न माने, लेकिन इलाकों के लिए यही मॉल है, यही बाजार है, यही हाट है और यही जिंदगी है। कोसी की नदी की जलधारा में छई छपाछप करते बच्चों को देख कभी मन नहीं मानता कि यह वही कोसी है जो भीषण तबाही लाती है। कोसी को सहना और कोसी में रम जाना इलाके के लोगों की दिनचर्या में शामिल है। नदी के बीच किसानों की भूमि है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भूमि पर खेती होती है। बिना उर्वरक के ही किसानों को अच्छा उत्पाद मिलता है। कोसी नदी में मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले औषधीय पाक, जिसे जैविक कार्बन भी कहते हैं, इसकी मात्रा हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई से घटती जा रही है, जिससे औषधीय पाक कम और गाद ज्यादा आने लगी है। अगर हिमालय में जंगलों की कटाई का यही हाल रहा तो कुछ ही वर्षों में कोसी तटबंध के अंदर खेती की भूमि नहीं, बालू ही बालू दिखेगा। पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंधों के बीच 388 गांवों में लाखों की जनसंख्या रहती है।
कोसी में बाढ़ का पानी जब खेतों में जमा होता है तो नदी के ये जैविक कार्बन भूमि में समा जाते हैं। पानी उतरने के बाद इस भूमि पर खेती होती है तो बिना उर्वरक के किसानों को अच्छा उत्पाद मिलता है। हर वर्ष कोसी नदी में हिमालय से पानी के साथ आने वाली जैविक कार्बन मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है, जिससे मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए कोसी तटबंध के अंदर रबी फसलों में मक्का, गेहूं, सरसों की उपज अधिक होती है। साथ ही फरवरी से मई और जून तक गर्मा फसलों में मुख्य रूप से मूंग और केलाई की पैदावार होती है। यहां सूर्यमुखी की खेती भी बहुतायत में होती है। दूर तलक सूर्यमुखी के लहलहाते पौधे देखने में काफी सुंदर लगते हैं। सूर्य की किरणें सूर्यमुखी के पौधों का आकर्षण बढ़ाती रहती है। कोसी नदी के किनारे मखाने की खेती भी खूब होती है। यह यहां के लोगों के लिए आजीविका का बड़ा स्रोत है। कोसी किनारे के इलाकों के मखाने दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। 724 किलोमीटर लंबी कोसी अगर अभिशाप है तो जीवन जीने का जरिया भी। कोसी नदी अगर अभिशाप है तो जीवन जीने का सुरीला धुन भी है। कोसी से फायदा है या 10टा मवेशी पोसने छियै तऽ आ जयातो केलहुँ तऽ सबटा दहा गेल भदबरियामे। कोन कान रहियो गेल, कहलकै कोसी चास आ अथी बैरनी सोनाबास, तऽ कोनो जब रहि गेलै तऽ कुछ भए गेलै। पंछियों के कलरव, नील गायों के खिलदंडापन नदी को उसके अभिशाप से मानो मुक्त करने पर आतुर दिखती है। शाम ढलने को है। अस्त होते सूर्य की लालिमा ने कोसी और इलाके को लाल चादर से पूरी तरह से ढक लिया है। जीव जंतु और पंछियों के कलरव भी थमने लगे हैं और इसी के साथ एक खूबसूरत नजारा अंधेरे के आगोश में समा गया। गंगा की सहायक नदियों में महानंदा का नाम भी आता है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित होती हुई गंगा में समाहित होती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है। कई स्थानों पर बिहार और बंगाल के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। महानंदा नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है। महानंदा बिहार में किशनगंज जिला के मोतिहारा में नेपाल से आने वाली मेची नदी से मिलकर पूर्णिया कटिहार होते हुए बंगाल में गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली आखिरी नदी है। पूर्णिया प्रमंडल के बायसी, अमौर, किशनगंज से गुजरने वाली इस नदी में भी डॉल्फिन की उपलब्धता देखी गई है। 2013 के सर्वे में सिर्फ परमान नदी में 35 गांगेय डॉल्फिन मिले थे। सन 1998 में पहली बार प्रोफेसर आर के सिन्हा के नेतृत्व में मैं अररिया के पास जो परमार नदी है उसका सर्वे किया था और उस नदी में भी हमने डॉल्फिन देखा था। इन इलाकों में महानंदा के अलावे परमान, बकरा, भलुआ, लोहंदरा, कनखई, कोल और डोक नदी भी गुजरती है। ये सभी नदियां महानंदा नदी प्रणाली के अंग हैं।
अररिया जिले में हिमालय की तराइयों से निकलने वाली परमान, भलुआ, लोहंदरा नदी ताराबाड़ी में मिलकर पूर्णिया जिला के जलालगढ़ में महानंदा नदी से मिल जाती है। अररिया जिले के झमटा गांव के पनार नदी में डॉल्फिन काफी संख्या में दिखती है। अररिया में पनार नदी के आसपास के ग्रामीण और मछुआरे इसे शुभ मानते हैं। हम लोग जो ऊपर में जाल झाँपते हैं सर, जैसे ऊपर में जाल झाँपे तो उधर से खुदरा मछली भागा तो उस पर सोचा जाता है खाने के लिए, तो हम लोग भी रुक जाते हैं, वो खा कर निकल गया, फिर हम लोग लाफसा देते हैं। जैसे हम लोग देवता मानते हैं, हम लोग को देवता हुआ उन्हें कैसे उसको शिकार करेंगे। जानवर के साथ हम लोग को कोई अनुभव नहीं हुआ है सर। जब तक है हम लोग इसका सेवा भी और प्रणाम करके ही तो हम लोग इसमें जो है कि जीवनी बितर कर रहे हैं। अररिया के डॉल्फिन प्रेमी और इसके संरक्षक श्री सुदन सहाय की माने तो पिछले 5 वर्षों में महानंदा नदी की सभी सहायक नदियों में सोंस की संख्या में वृद्धि हुई है। में जब किया वर्क शुरू इसमें, तो उसमें आर.के. सिन्हा साहब आए जो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनके असिस्टेंट साइंटिस्ट लोग हैं वो आए। फिर जब बीबीसी की टीम आई तो सत्यापित किया कि नहीं, अररिया ज़िले से गुजरने वाली पनार नदी का ही मूलतः ये डॉल्फिन है, और 93 से लेके ये 2018 है। तो प्रत्यक्ष रूप से आपने भी देखा होगा कि दूसरे जगह डॉल्फिन की संख्या घट रही है, और मेरे यहाँ 11 से आज 38, 39, 40 के संख्या में है। महानंदा और कोसी के स्वभाव में काफी अंतर है। कोसी वेग में बहती है, लेकिन महानंदा का स्वभाव शांत है। हालांकि कटिहार, सुपौल के इलाके में बरसात में यह नदी कहर भी बरपाती है, फिर भी इस शांत जल में डॉल्फिन स्वच्छंद विचरण करती है। महानंदा में डॉल्फिन को मछलियां भी बहुतायत में मिल जाती हैं। यह नदी किशनगंज के रास्ते बंगाल में गंगा में मिल जाती हैं। लेकिन कोसी का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत है। कोसी में तेज बहाव और कटाव के कारण बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए डॉल्फिन के रहने का स्थान भी बदलता रहता है। लेकिन महानंदा और उसकी सहयोगी नदियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कोसी महानंदा नदी बेसिन की नदियों के जलीय जीवों में डॉल्फिन के अलावा कई प्रजातियों की मछलियां भी खूब हैं। कई तरह के कछुए भी दिख जाते हैं। नाव से नदी पार करते समय कई छोटे बड़े कछुए दिख गए। ये कछुए कोसी के कटाव से कटे किनारों पर भोजन की तलाश और धूप सेंकने आते हैं। ज्यादातर तो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कुछ बड़े कछुए भी दिखते हैं। नाव की आहट पर ये छपाछप पानी में कूदने लगते हैं। कोसी के किनारे कछुओं की भरमार है। पानी से निकलकर ये कछुए रेंगते हुए बालू पर आते हैं। इस नदी में कछुआ 3 तरह का है। पहला तरह के जो नाम है वो जो कछुआ है वह अभुआ कछुआ है, जिसका बाहर वाला जो भाग होता है मांस वो बढ़ा हुआ रहता है, गोलाकार होता है। एक कछुआ वो होता है जो मिट्टी तर में होता है, वह उसका नाम है अभुआ। तीसरा तरह का जो है वह है हरही, जो ऊपर में बैठते हैं, वो नदी से निकल करके वो ऊपर में बैठते हैं। कछुआ यहाँ जो है सो आधा किलो से लेकर के 10 किलो 15 किलो तक भी यहाँ पाया जाता है। कोसी के सुनसान किनारा कछुओं के लिए प्रजनन के बाद अंडा देने के लिए सबसे अच्छी जगह होता है। बालू को गड्ढा कर कछुए अंडे देते हैं और फिर वापस पानी में लौट जाते हैं।
कछुआ अंडा देता है, लेकिन अंडा को जैसे कोई भी जीव जानवर जितना है वो अपना बच्चा को देखभाल करता है, लेकिन कछुआ अपना बच्चा को देखभाल नहीं करता है। वो जैसे यहाँ नदी है, जा कर के नदी से बाहर जा कर के गड्ढा खूंदता है, गड्ढा खून के जितना अंडा उसके पास में रहता है सब गड्ढा में डाल देता है एक ही जगह, अब मट्टी से एकदम कस के भर देता है और उस पर अपना वो बुल के जैसे आदमी को, क्योंकि बिज्जी उसको खोजता रहता है, ऐसा कर देता है जो किसी को मालूम नहीं होता है। जब बारिश होता है और मेघ में आवाज़ होता है तब वो अंडा फूटता है, और फूटता है तो इतना इतना गुड़ 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 करके वो तो पानी का जानवर पानी खोजता रहता है, लेकिन पानी में चला जाता है। लेकिन अपने इस सफर में कई बार ये शिकारियों का शिकार भी बन जाते हैं। यहाँ के मछुआरे रात में इन कछुओं का शिकार करते हैं। कछुए और डॉल्फिन का शिकार चोरी छिपे तरीके से होता है। कछुआ ऐसा है, उसको 12 मास अंडा देता है जी। कहाँ देता है अंडा? जैसे उसको है, ये नदी का किनारे है, उस भित्ती के किनारे में बिल बना करके उस बिल में अंडा डाल देता है। जब अंडा बड़ा बड़ा हो जाता है तो फोड़ करके बच्चे हो जाता है। ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि दोनों जलीय जीवों की तस्कर जगत में भारी मांग ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। लेकिन ज्यादातर की मौत मछुआरों की जाल में फंसकर हो जाता है। कछुआ तो बाहर विदेश में भेजा जाता है कछुआ, इस बीच में ये पकड़ा है कछुआ। नहीं, भैगरत को पकड़ाता है कोई जो मुखिया लोग है ना, वो अगर जाल में फंस जाते हैं तो उसको तेल निकालते हैं, उसको मार के जैसे गाछ में धूप में टांग देते हैं और उसको गल्फर में भूर कर देता है, तो उसमें से सड़ सूख के उसमें से ठोपा ठोपा उसको तेल चुभता है। उस तेल को बोलता है बात, जैसे बातरस, पैर हाथ दर्द करता है उसमें लगाता है, बहुत फायदाकारी करता है। तेल बहुत भी महंगा बिकता है। उसका तेल बनाते हैं सर, तेल बना के उसका दवा भी बनता है, मछली भी उसे मारा जाता है तेल से, बात में भी काम करता है, कनकनी बात में। तेल क्यों बनाते हैं, किस काम के? तेल बनाते हैं उसे दवा की रूप में। मछली मारने के लिए मछुआरे कई तरह के जाल बिछाते हैं। इसके लिए करंट जाल, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें मछलियों के साथ सोंस भी फंस जाती हैं और निकल नहीं पाते। सांस लेने के लिए डॉल्फिन और उनके बच्चे जब पानी की सतह पर नहीं आ सकते तो उनके दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा मच्छरदानी जाल का उपयोग भी होता है। नतीजा यह होता है कि इन जालों में बड़ी मछलियां तो फंसती ही हैं, कई छोटी मछलियां और उनके अंडे भी इस जाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण नदियों में मछलियां, जो कि सोंस का भोजन है, उसकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। इसका सीधा असर सोंस पे पड़ता है। भोजन की कमी से सोंस की आबादी भी कम होती जाएगी। कुछ मछुआरे हल्के विष का प्रयोग करते हैं। पानी में विष डालने से मछलियां बेसुध होकर जाल में फंस जाती हैं। शिकार का यह सबसे खतरनाक तरीका होता है। ये विष मछलियों के साथ ही डॉल्फिन के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर यही हाल रहा तो मछलियों के शिकार पर आश्रित रहने वाली डॉल्फिन ही नहीं, बल्कि मछलियों पर आश्रित सभी जीवों के अस्तित्व पर संकट छा जाएगा। सोंस दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा सोंस रहता है। अभी पानी कम होने के कारण से वो नहीं आता है। माघ महीना में एलडी डाल दिया था, उसमें बहुत करीब 10 ठो तो सोंस मारा गया है। ये मछुआ लोग सब डालता है दूर दूर के लाकर आकर। पहले के ज़माने से मछली का संख्या कुछ कम है, कछुआ का भी संख्या कुछ कम है। कोई जहर वाला दवाई सिरा से डाल देता है,
इसलिए उस सबको संख्या कम है। सब तरह का मछली मिलता है नदी में। पहले के बनस्पत कुछ नहीं है, तो बड़ा मछली संजोग है जो धरा जाता है। लोग जहर डाल के कहीं आगे जहर डाल दिया, जहर वाला मछली निकाल के मछुआ सब मछली मार के अपना बेचता है, नहीं तो बह जाता है। यह भी देखने में आया है कि जहां पुल पुलिया बनाए जाते हैं वहां भी सोंस की आबादी घट जाती है। यह अवधारणा है कि डॉल्फिन के तेल में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं। फिर भी इन भ्रांतियों ने डॉल्फिन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोगों को बताना होगा कि इसको मारने से कोई फायदा तो है नहीं, उसके तेल से कोई बहुत लाभ नहीं होता है। तेल से लोग मछली पकड़ने में मेनली काम में लाते हैं मछुआरे, वो भी 2 तरह की मछलियां पकड़ते हैं, बचवा और घेरुआ। उसके बाद से दवा का इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू है नहीं। आयुर्वेदिक वाले हों, चाहे होम्योपैथी हों या एलोपैथी हों, सबों से पूछा था मैंने, किसी ने नहीं कहा कि यहाँ कोई मेडिसिनल वैल्यू है। अगर ऐसा होता तो हम किसी न किसी इंग्रेडिएंट के रूप में उसको यूज करते। डॉल्फिन को बचाना है तो सबसे पहले इन सारे गुण दोष से इन्हें बचाना होगा, क्योंकि डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों के स्वास्थ्य की निशानी है। पटना के पास डॉल्फिन को बचाने के लिए पटना के वन विभाग के लोग और हम लोगों के सहयोग से पेट्रोलिंग की व्यवस्था किए हैं और समय समय पर मछुआरों के गांव में जाकर के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारे द्वारा भी और वन विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी। 2 तरह का मेथड है। एक तो है कि आप खुद जाइए और स्लाइड शो कीजिए, उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, और दूसरा है कि आप एक छोटी छोटी फिल्म बनाइए। छोटी छोटी फिल्म बनाने से ये होगा कि विजुअल जब लोग देखते हैं तो उनको उनके व्यवहार में और उनके सोच में एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग से प्रभाव पड़ता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। तो जिस तरह से छोटी छोटी फिल्में 8 मिनट का 10 मिनट का बना करके अगर मछुआरों के गांव में मछुआ के परिवार को और वहां के स्थानीय लोगों को दिखाया जाए तो हम समझते हैं कि डॉल्फिन के बचाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों एवं मछुआरों के बीच सोंस से जुड़े भ्रांतियों को दूर कर मुहिम खड़ा किया जा रहा है। इस मुहिम से मछुआरे और स्थानीय कार्यकर्ता जुड़े हैं। सुधन सहाय जैसे कई कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने का कार्यक्रम पटना के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में समय समय पर संचालित करती रहती है। इसमें विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रगण एवं शोधार्थी को जलीय जीवों को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वो जगह जगह जाकर संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही ट्रेनिंग भी देते हैं। कोसी नदी अन्य नदियों की तुलना में ज्यादा स्वच्छ, अविरल और अपने स्वच्छंद प्रवाह में बहती है। कोसी में औद्योगिक कचरा नहीं गिरता जितनी महानगरों से होकर गुजरने वाली नदियों में गिरता है। इस लिहाज से कोसी अन्य नदियों से ज्यादा स्वच्छ है। प्रदूषण मुक्त कोसी डॉल्फिन के प्रवास का प्रमुख कारण है। वो कोसी की धाराओं पर मचलती है, थिरकती है और बेफिक्र खुशी के गीत गाती है। जब मानने वाले सोंस को भगीरथ का वंशज मानते हों और पूजने वाले प्रणाम कर अपनी दिनचर्या शुरू करते हों, तो उस डॉल्फिन को डर कैसा।